ठीक है, ओके। हाँ, तो ये तो एंगल हमें सबको पता है कि ये थीटा होता है ना। और अगर प्लेन में मेजर हो रहा है, लाइक एक प्लेन ऑफ पेपर है, ये प्लेन ऑफ पेपर है, अगर इस प्लेन में एंगल मेजर हो रहा है, इस प्लेन में अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं, तो वो हो गया प्लेन एंगल। ठीक है, यानी सिर्फ 2D, 2 डायमेंशन में बात हो रही है, एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन। एक्स हॉरिजॉन्टल मान लो और वाई को वर्टिकल डायमेंशन मान लो। सिर्फ अगर प्लेन में बात कर रहे हो और इस प्लेन में ही एंगल मेजर कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे प्लेन एंगल, राइट। इसके यूनिट आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, इसके यूनिट होते हैं रेडियन, है ना, डिग्री, ये सब होते हैं। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, और 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ये सब आपने किया होगा, है ना, याद है यस कुछ? सर। यस सर। यस सर। किसी को नहीं याद तो बता दो, हैंड रेज करते रहो क्वेश्चन, या फिर चैट बॉक्स में ड्रॉप करते रहो अपने डाउट, मैं बताता रहूंगा, ठीक है, इंक्लूड करता रहूंगा साथ साथ में, ठीक है। अगर यही चीज, अब देखो, अब तो हम 2D में देख रहे थे एंगल को, अगर यही चीज हमें 3D में देखनी पड़े, तो फिर आएगी बात, फिर एंगल से मेजर नहीं होगा, फिर आएगा, क्या आएगा, सॉलिड एंगल आएगा। ठीक है, उस सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। अगर किसी को समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो स्टेरेडियन ऑब्वियस आमतौर पे 11th-12th में कहीं नहीं आएगा, इस चैप्टर के अलावा स्टेरेडियन की बात कहीं पे भी नहीं आएगी, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। बस ये याद रख लो कि एक सॉलिड एंगल करके कोई चीज होती है और उसको हम बोलेंगे स्टेरेडियन। देखो, अब ये मैंने पेपर का कोन बना दिया, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब ये एंगल जैसी चीज हुई ना, देखो ये एंगल है, इधर भी है, इसको घुमा रहा हूं, तो ये 3D में एंगल हो गया, देखो 3D में हो गया एंगल। ये कम वैल्यू है एंगल की, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, लाइक इसी कोण की वैल्यू बढ़ा दूं ऐसे, देखो ऐसे, और उसको चौड़ा कर दी, तो ये ज्यादा एंगल हो गया 3D में, देखो। और अगर इसी को कम कर दूं और ज्यादा लपेट दूं ऐसे, बारीक कर दूं, बिल्कुल एकदम चने खाने वाला जैसा, तो ये कम वैल्यू हो गई एंगल की, है ना। बट ये एंगल 3D में है, समझ आया बेटा? ये देखो, ये कम है ना एंगल, यहाँ पे देखो, तो यस। ये जो ये स्लांट है, थोड़ा कम स्लांटेड है। अगर यही चीज बढ़ जाए ऐसे, देखो ऐसे बढ़ गई, तो ये वैल्यू एंगल की ज्यादा हो गई। तो अब बात कर रहे हैं सॉलिड में, पहले हम कर रहे थे सिर्फ प्लेन में, एक प्लेन है उसमें एक लाइन ड्रॉ करके बस एंगल मेजर करे, बट अगर 3D में देखें तो वो कुछ इस तरीके का एंगल बनेगा, तो ये एंगल हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। और इसको, इसका वैल्यू, इसकी वो क्या होगी, यूनिट स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को कैलकुलेट करने के लिए जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या है बेटा, जो ये वाला ओपन एज पे है ना, ओपन वाले पे ये जो एरिया होगा, ये आर स्क्वायर है, और ये वाला आर है जो इसकी लेंथ, ठीक। चलो ठीक है भाई, अब बात करते हैं, अब हम डायमेंशंस निकालते हैं, हमने पहले ही निकाल ली थी। देखो एरिया के डायमेंशन क्या आए थे, लेंथ के डायमेंशंस टाइम्स ब्रेड्थ के डायमेंशंस, लेंथ फिर ये लेंथ, तो एरिया के डायमेंशंस क्या हुए, L2। L2। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है क्या, M0 L2 T0, यस तो सर। सेम ही बात हुई। यस हम लोग बोल सर रहे हैं कि एरिया डज नॉट डिपेंड, ये M0 L2 T0 का मतलब है एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। तो सही बात है कि एरिया तो एरिया है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट। अभी देखो स्क्वायर के लिए, अगर स्क्वायर के लिए हमने देखा था तो वहां लेंथ एंड ब्रेड्थ था, बट अगर कोई रैंडम शेप हुई, तब भी हमें पता ही है ना कि उस, जैसे ये रैंडम शेप मानो ये है, नीचे मैंने ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ है क्या, नो सर। नहीं है, बट एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, सिर्फ एक्स और एक्स वाई प्लेन में ही आ गया ना पूरा एरिया, है ना। यस सर। तो तब हम देखो, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा 11th में थोड़ा बहुत, तो देखो इस पे छोटे छोटे स्क्वायर्स तो बना सकते हैं हम, है ना। यस सर। यस सर। तो एक, अगर एक स्क्वायर को उठा के बात करूं, तो इस स्क्वायर की एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, है ना। यस तो, सर। तो अगर हम इन छोटे छोटे स्क्वायर्स का एरिया फाइंड आउट कर ले और सबको ऐड कर दे, तो बात तो वही हुई ना कि सर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और ब्रेड्थ पे। इस पूरे बड़े एरिया को हम छोटे छोटे स्क्वायर से भर सकते हैं ना,
Yes, कवर sir. करके। Yes, तो sir. अगर एक छोटा स्क्वायर का एरिया डिपेंड कर रहा है लेंथ और ब्रेथ पे, तो इस पूरे एरिया का भी डिपेंड करेगा किस पे, लेंथ और ब्रेथ पे, राइट। और अगर वो नहीं आ रहा तो इसको दूसरा तरीका ये है समझने का कि सर इट विल डिपेंड अपॉन टू एक्सिस। सीधा सीधा सर आप ये बात बता रहे हो ये भी ठीक है, बट मुझे तो सीधा दिख रहा है कि एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, बस दो एक्सिस पे। तो जो चीज दो एक्सिस पे डिपेंड करेगी, एक्स में जब अपन जाते हैं तो क्या, लेंथ ही तो होती है, तो उसका डायमेंशन इज ऑल्सो एक्स, और इसका डायमेंशन इज ऑल्सो एक्स। एल, सॉरी एल, एल और एल है दोनों साइड सर। चलो, तो अब सर मुझे ये भी पता है कि जो एरिया होगा दैट विल बी नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या, एल, एल सेम बात आ रही है, तो एल स्क्वायर यानी एल टू पावर टू, ये हो गया डायमेंशन। ये भी तरीका है इसको देखने का। सिमिलरली हमने वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट किया था, वेलोसिटी के लिए दिखा देते हैं बेटा एक बार। वेलोसिटी के लिए क्या फाइंड आउट किया था कि सर इट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, टाइम क्या होता है, टी। तो स्क्वायर ब्रैकेट एल टी माइनस वन, ये दोबारा रिपीट हो रहा है बेटा, है ना। अगर इसको दूसरा तरीका हो गया एम जीरो एल वन, तीन बार। एम जीरो एल वन टी माइनस वन, राइट। अब देखो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में क्या आएगा, हाँ एक्सेलरेशन में आएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसे मैंने उस टाइम पहले बता दिया था, तो इसको दोबारा एक बार बस लिख देता हूँ। वेलोसिटी का हो गया एम जीरो एल वन टी माइनस वन, और नीचे आ गया टाइम का एम जीरो एल जीरो टी वन। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, बस। ये तो पता ही है ना कि टी अगर नीचे पावर है तो ऊपर जाके वो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, बस सीधा है। तो ऐसे ही हम और क्वांटिटीज का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मेरे को हेल्प करोगे, मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जिन जिन बच्चों को समझ आया है, जो अच्छे से सुन रहे थे वो भी बताएंगे, और जिनको समझ नहीं आया वो बोलेंगे सर डाउट है, ठीक है। फोर्स का बता दो, फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास MLT है ना। -2 -2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेहा आपको भी यही आंसर था, नवीन यही था बेटा आंसर। यस सर। ठीक है, अगर किसी को डाउट है कि आ कहाँ से रहा है तो वो हैंड रेज करो, फिर उसको बताएंगे। फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो मास का हो गया एम जीरो, सॉरी 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 सॉरी, मास का हो गया एम वन एल जीरो टी जीरो, और एक्सेलरेशन का अभी हमने देखा था एम जीरो एल वन टी माइनस टू। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है ना। तो पावर एम एम की वन यहाँ पे है, जीरो वहां पे, तो एम की वन, एम वन एल जीरो प्लस वन वन, टी जीरो प्लस माइनस टू, तो ये हो गया एम वन एल वन टी माइनस टू। या फिर कुछ कुछ बच्चों ने ये बोला सर एम एल टी माइनस टू, ठीक है, बात ये भी सही है। बोलो बेटा, आर्मी गर्ल, आपका डाउट। नो सर, मैंने बोला कि यही है इसकी डायमेंशन। हाँ यही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो डायमेंशंस का मतलब क्या है, मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने वन डी चीज देखी है, वन डी, माइक ऑन करके यस सर भी बोलेंगे और साथ में ये भी बोलेंगे कि क्या देखी है, रैंडमली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वन डी चीज, वन डायमेंशन में क्या चीज होती है, लेंथ होती है वन डायमेंशन में। स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल। जीरो डायमेंशन, पॉइंट, पॉइंट क्या होगा, अगर एक सिंगल पॉइंट है दैट इज जीरो डायमेंशन। देखो जीरो डी, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये वन डायमेंशन, एरिया है तो क्या हो गया, टू डी। समझ आ रहा है, यस सर। ठीक है। और अगर अगर थ्री डी, अगर जैसे मान लो कि क्यूब था, इस क्यूब का अगर वॉल्यूम बोल रहा हूं मैं कि बेटा ये क्यूब है और इसका वॉल्यूम है, तो ये क्या हुआ, थ्री डी हुआ।
यस सर। हुआ ना 3D। अब बताओ, अब 3D के बाद भी कोई चीज हो सकती है? बस यहीं से आपको डायमेंशन जो शब्द है ना, डायमेंशन वर्ड है, उसका मतलब पता चल जाएगा। 3D के आगे भी कोई चीज होती है? होती है क्या? यस नो कुछ तो बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर बोल रहे। अभी देखो, फिर अगर 3D, सिर्फ 3D से आगे कोई बात नहीं होती, तो फिर हम ये नहीं बोल देते कि सर L3 से आगे कोई डायमेंशन नहीं होगी, यानी कि द हाईएस्ट पॉसिबल डायमेंशन कैन बी M0 L3 T0। भाई 3 डायमेंशन का मतलब लेंथ में 3 डायमेंशन, लेंथ में 3 हो गए ना, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई और जेड। सॉरी गलत बना दिया यार, ये एक्स आएगा, ये वाई आएगा और वो जेड आएगा। तो अभी बताओ, जब भी मैंने क्यूब ड्रॉ किया तो लेंथ में 3 डायमेंशन हो गए कि नहीं हुए? यस सर। हो गए ना, L3 हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन L3 है, बट फिर M0 रह गया और T0 रह गया, तो क्या M फिर यही होगा कि सर अगर L3 आ गया तो M हमेशा 0 रहेगा और T हमेशा 0 रहेगा, ऐसा तो नहीं है? नो सर। नहीं है ना, नहीं है। तो फिर इसके आगे की डायमेंशन क्या हो सकती है? इसके आगे की डायमेंशन देखो, ये हमें पता है कि 3D स्पेस हम बार बार सुनते आए ना अब तक, तो हमें लगता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस सर, तो वो बातें हमारे दिमाग में घूमती है, तो हम क्या करते हैं, हमारा नेचुरल टेंडेंसी है उसको सिर्फ कार्टेशियन इस हिसाब से देखते हैं, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सर 3 डायमेंशन होती है, तो वही 3D स्पेस हो गया। बट टाइम कैन ऑल्सो बी अ डायमेंशन ना, मास कैन ऑल्सो बी अ डायमेंशन। तो जितनी भी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, दीज कैन बी डायमेंशंस, इनके कॉम्बिनेशन, सुटेबल पावर्स मतलब रेज्ड जो पावर ऐड करेंगे, ये डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे कैन आल्सो बी डायमेंशंस। देखो डायमेंशन का टाइम में भी तो है यार। एक बात बताओ, हमने क्लास कितने बजे स्टार्ट करी थी? सर 6:30। 6:30। 6:30 पे। अभी टाइम क्या हुआ है? 56। है ना, 6:56। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि वी हैव मूव्ड 6:56। 26 मिनट अलोंग द टाइम एक्सिस? टाइम की कोई अगर स्ट्रेट लाइन एक्सिस बनाए, तो आपको ये नहीं लगता कि हमने 26 वहां पे स्टेप्स जंप कर लिए? यस सर। है ना, हम उस टाइम लाइन पे पहले कहीं यहाँ थे, और वी हैव मूव्ड सम डिस्टेंस, सम कुछ हम उस पे मूव कर गए आगे। डिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो डिस्टेंस एक्सिस पे होगा, टाइम की एक्सिस पे हम थोड़ा आगे बढ़ गए। ये लग रहा है कि नहीं लग रहा? 26 मिनट आगे गए। यस सर। तो क्या टाइम एक डायमेंशन था हमारे साथ? सर। यस सर। था ना। टाइम को फील करना थोड़ा इजी है, क्योंकि हमें पता है कि पहले कुछ और था, अभी हम थोड़ा आगे आए, तो यानी कि टाइम हमारा बीता है, राइट। ऐसे ही मास कैन ऑल्सो बी डायमेंशन। मास को इमेजिन करना थोड़ा टफ, टफ क्यों है? क्योंकि मास को हम उतना इंट्यूटिवली नहीं देखते। आप बोलोगे सर मास मतलब तो मास, ये बॉल है तो बॉल का वेट तो वेट, मास तो मास, इसमें डायमेंशन की क्या बात कर रहे हो? बट ये मास भी एक डायमेंशन हो सकता है। क्यों? एक बात बताओ, जो मेरे हाथ में बॉल है दिख रही है आपको? यस सर। दिख रही है? किसको दिख रही है? नो सर। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ में बॉल है, सर पहले थी। पहले थी, लेकिन अब जो बॉल है उसका डायमेंशन बताओ। 0 डायमेंशन, 0 डायमेंशन की बॉल है, बोल नहीं सकते कि सर आपके हाथ में 0 डायमेंशन की बॉल है। मास में 0 डायमेंशन मतलब एब्सेंस ऑफ मास, देयर इज नो मास। अगर मास नहीं है या मास पे चीजें डिपेंड नहीं करती, मतलब डायमेंशन क्या हुआ मास का? 0 डायमेंशन। 0। 0। तो आप बोल सकते हो कि सर आपके हाथ में अभी भी बॉल है, बट उस बॉल का मास 0 है, तो यानी देर इज नो बॉल, यानी कि मास के डायमेंशन में 0। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है, अब इसका डायमेंशन बताओ मास में। M1। M1, है ना, कि प्रेजेंस ऑफ मास इज 1 डायमेंशन ऑन मास एक्सिस। मास एक्सिस तो नहीं होगा, क्योंकि मास के दो ही हो सकते हैं, आइदर इट इज एब्सेंट और इट इज प्रेजेंट। आइदर सम फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडेंट अपॉन मास, यानी कि उसमें मास का सिग्निफिकेंस है, और इट इज इंडिपेंडेंट, कि मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, देयर इज नो या मतलब उसका कोई ना तो सिग्निफिकेंस है और
द एब्सेंस ऑफ मास। तो मास में आप हमेशा यही देखोगे कि m2 कभी नहीं आएगा, ये भी देखना आप जब पढ़ोगे तो m2 वाली कोई बात नहीं आएगी, सर m2 l2 वो नहीं होगा, मास होगा या मास नहीं होगा। ठीक है, ओके। लेंथ में 3 है, 3 से ज्यादा लेंथ में नहीं जाएगा, है ना, कि l 0 हो सकता है बट l कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। तो पर्टिकुलर डायमेंशंस की है ना लिमिट है, राइट। अब टाइम है, टाइम में हम कितनी, टाइम पे डिपेंडेंस कितने भी स्केल का उसका हो सकता है, डिग्री का, राइट। किसी को पता है क्या m2 कुछ आता है क्या, याद है क्या, देखो यार हो भी सकता है, देखते हैं। m2, m2 है किसी डायमेंशन में, m पे 2 आ रहा हो, अगर याद है तो बताओ। सरफेस एनर्जी में। सरफेस एनर्जी में, सरफेस एनर्जी में बताना एक बार सरफेस एनर्जी का क्या नहीं है। तो फिर नहीं नहीं, गलत गलत बोला बताओ बताओ। सर। सरफेस एनर्जी का ml2 है सर। बेटा एल पे 2 है ना, मास पे 2 Yes. पूछ रहा हूँ। मास पे 2 नहीं आया समझ, ठीक है। तो मास पे 2 आएगा ही नहीं यार, मैं इसके लिए श्योर हूँ। और कुछ एडवांस में भी हो सकता है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ चीजें कट जाएंगी उसका सिग्निफिकेंस निकालते निकालते। तो मोटा मोटी बात आपको समझ आई ना, कि मास का प्रेजेंस 0 डायमेंशन, मास का सॉरी मास का प्रेजेंस एम के ऊपर 1 डायमेंशन, और मास का एब्सेंस मतलब एम पे 0 डायमेंशन। तो यही है। अगर लेंथ के 0 एक्सिस, अगर लेंथ पे इंडिपेंडेंट है तो मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन अ पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है, लेंथ का डायमेंशन 0, Zero. लेंथ का डायमेंशन 0। और हम ये बोल सकते हैं ना कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, या फिर इट इज डिपेंडेंट अपॉन 0, यानी कि एक पॉइंट पे डिपेंडेंट है, बस एक ऐसे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे डिपेंडेंट है, राइट। अब देखो Yes, sir. टाइम में बोल सकते हैं कि सर टाइम पे डिपेंडेंट है या नहीं है। अब देखो मैं आपको बोलूं कि जो सॉरी हाँ, बोलता हूँ ये बॉल है, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, बस ऐसे पकड़े हुआ हूँ, कुछ ना हीटिंग कर रहा ना कुछ और एनर्जी दे रहा, तो इसका जो मास है वो डिपेंड है क्या टाइम पे? No, sir. नहीं। Sir. तो मैं ये पूछता हूँ कि बेटा इसका मास है, उसके डायमेंशन लिख दो। तो उसमें सिर्फ आप यही लिखोगे ना, m1 l0 t0। अगर यही हीटिंग हो रही होती या कूलिंग हो रही होती, या फिर ये बर्न हो रहा होता, जल रहा होता, तो इसका मास डिपेंडेंट होता ना टाइम पे, कम होता रहता। Yes, sir. तो Yes, तो sir. तो उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर जहां भी ये फॉर्मूले में ये बात आती, मतलब बर्निंग हो रही है, तो मास के लिए कुछ फॉर्मूला आ जाता है ना, कि ऐसा कुछ आता किलोग्राम पर सेकंड, ये डिक्रीज हो रहा है इस हिसाब से। तो फिर सेकंड पे यानी कि टाइम पे डिपेंडेंस आ गया, तो फिर टी पे डायमेंशन आ जाती t1। समझे? Yes, sir. तो आपको डायमेंशन का मोटा मोटा आइडिया ये लग गया। तो अगर बात करें विद विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी कार्टेशियन स्पेस, तो फिर बात होगी 3 डायमेंशन तक की, सर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। बट अगर बात करें फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से कि कैलकुलेशन में कितनी डायमेंशन हो सकती है, तो कैलकुलेशन में बेटा कितनी भी डायमेंशन हो सकती है, राइट, Yes, sir. है ना। जैसे आपने मुझे बताया कि किसका बताया था, फोर्स का, फोर्स का बता रहे थे ना, m l t-2। यहाँ पे टोटल कितने डायमेंशन है फोर्स के हिसाब से, काउंट करो। टाइम के कितने हैं? 2. 2, 6. और लेंथ पे 1 है और मास पे 1। तो फोर्स ओवरऑल 4 डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी 4 एक्सिस Yes. होंगे, 4 एक्सिस होंगे, जहाँ पे अलग अलग 4 एक्सिस होंगे। बताता हूँ, अगर टाइम की बात करें, देखो टाइम का फर्स्ट एक्सिस और टाइम का सेकंड एक्सिस, इस पे कुछ ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा ना, फोर्स अलग अलग वैल्यू दे रहा होगा। तो ये डिपेंडेंस टी स्क्वायर पे है, यानी कि टी के स्क्वायर पे। टी स्क्वायर क्या होगा, एक एरिया होगा, यहाँ पे अलग अलग टाइम का वेरिएशन होगा, अलग अलग रिलेशन। तो टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा मास पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे। तो एक तो ये डिपेंडेंस एक ये, और एक इसके एरिया के अंदर बीच में, तो दो डबल डिपेंडेंस ऑन टाइम है। तो 4 एक्सिस हो गए ना, 4 एक्सिस मतलब 4 डायमेंशन। ठीक है, ठीक है। तो डायमेंशन का एक थोड़ा फिजिकल बता रहा था कि क्या हो सकता है, उस हिसाब से आप समझ जाओगे। चलो जी, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की भी हमने कर ली थी कि सर यही होगा पिछले स्लाइड पे, ml t माइनस सॉरी
ml नहीं होगा, m0 l t माइनस 2, तो ये आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आती है बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। इसको चलो लेंगे, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। आप लोग बताओ कि अगर पीछा जो पिछले 1 मिनट में 2 मिनट में मैंने बताया उसमें कुछ समझ नहीं आया क्या, ये डायमेंशन वाली बात इसमें, तो हैंड रेज कर लो या फिर रैंडमली अपना डाउट चैट बॉक्स पे ड्रॉप कर दो, मैं बिना नाम लिए समझा दूंगा। हैंड रेज किया था क्या किसी ने? चलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कोई बच्चा टाइप कर रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ बोलो, बोलो बोलो नेहा बोलो, पूछो बेटा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ पा रही। चलो, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। यहां से क्या समझ आता है कि, कोई बताएगा? कोई पढ़ देगा इसको? नहीं, आप ही पढ़ दो बेटा, पढ़ दो ये डेफिनेशन जो लिखी है। ठीक है शिवांगी, आप पढ़ दो। The magnitude of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have same dimension. ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशंस, राइट? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सेम डायमेंशंस। अगर सेम डायमेंशंस हैं तो ही वो ऐड हो सकती है। क्या आप लेंथ में टाइम को ऐड कर सकते हो? नो सर। नहीं। वॉल्यूम में टाइम को? नहीं। नो सर। तो लेंथ में सिर्फ लेंथ ऐड होगी, टाइम में सिर्फ टाइम ऐड होगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होगी, एनर्जी में एनर्जी ऐड होगी। ठीक है, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड होगी, फोर्स में फोर्स ऐड होगा, है ना? देखो, अगर हम एफपीडी भी बनाते थे, यानी कि फोर्स दिखा रहे हैं, अगर इस पे एक ब्लॉक है हमारा मास m का, इस पे ग्रेविटेशन g के अलोंग mg वेट लग रहा है, और एक ऊपर रोप है जिससे बंधा हुआ है, तो उस रोप में टेंशन लग रहा है, तो ये टेंशन इसको ऊपर पुल कर रहा है और इसका वेट जो है उसको नीचे गिरा रहा है। तो अब देखो, यहाँ पे टेंशन है वो भी फोर्स है, और जो वेट है वो भी फोर्स है। हमें पता था कि जी इज एक्सेलरेशन, बट हमने उसको मास से मल्टीप्लाई किया, उसको फोर्स के टर्म्स में ले गए, तभी हमने एक दूसरी चीजों को ऐड किया, यानी कि टी और एम जी ऐसे ऐड होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि टी में जी ऐड कर दिया, नहीं, ये तो गलत हो गया वहीं के वहीं। तो ये क्या कहता है होमोजेनिटी का प्रिंसिपल, कि कभी भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, जरूरी नहीं फिजिक्स में, कहीं भी, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन ओनली बी पॉसिबल इफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। तो अगर सेम डायमेंशन है देन ओनली पॉसिबल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। बताओ, एग्जाम्पल तो हो ही गए कि लेंथ और टाइम की बात कर हो गया। ठीक है, अब देखो ये वही इक्वेशन है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, है ना? अब एस क्या है इसमें, कोई बताएगा मेरे को? बताओ, अनम्यूट करके बता दो ऐसे। एस क्या है? सर डिस्टेंस। Distance. डिस्टेंस। Displacement. डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस। ठीक, ओके। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, Velocity. इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, टी टाइम है, और ए एक्सेलरेशन है। ठीक है, हाँ, नहीं इंस्टेंटेनियस नहीं है बेटा। ठीक है, ओके। इंस्टेंटेनियस होगा ना तो उसमें इंटीग्रेशन आएगा बेटा, बट यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात होगी। अगर जैसे जी है तो जी क्या है? इट इज एन एक्सेलरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो
तो वो जब भी लग रहा है शुरू से लास्ट तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तभी हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, अगर नहीं होती तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाता। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये ऐसी चलती फिरती वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है, यानी कि वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, तो एस था टाइम, सॉरी एस था डिस्टेंस, यू था वेलोसिटी और टी था टाइम। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि the values can be only added or subtracted, physical quantities can only be added or subtracted if they have same dimensions। तो ये वाली ut ऐड हो रहा है हाफ at स्क्वायर में। तो अब मैंने बोला आपको कि बेटा हर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, तो इससे हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिल गया कि सर उस हिसाब से तो ut के डायमेंशन किसके बराबर होंगे, डायमेंशंस ऑफ हाफ at स्क्वायर के, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, है ना। फिर अगर मैं इसी इक्वेशन को रिफॉर्मुलेट कर दूं, इसी इक्वेशन को दोबारा से लिख दूं अलग तरीके से, तो देखना s माइनस यू टी लेफ्ट साइड ले गया, नेगेटिव कर लिया, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर देखो इक्वल टू 0। तो सेम इक्वेशन रही ना, ये सेम ही रही इक्वेशन। अब इक्वेशन सेम है तो अब उस हिसाब से देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से, सिंस देयर इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन गोइंग ऑन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिर बात ये हुई कि सर फिर तो इन तीनों के डायमेंशन सेम ही होंगे, क्योंकि तीनों टर्म के, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो तीनों के डायमेंशन सेम होंगे। अब देखो हम चेक भी कर लेते हैं इस बात को। पहला टर्म क्या है, एस, एस आपने बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायमेंशन क्या हुए, L एल, समझ आया सबको, है ना, लेंथ हो गया। Yes. यूटी सेकंड टर्म है, यूटी के डायमेंशन बताओ, L T minus एल टी माइनस वन टाइम्स टी, टाइम का टी ले लेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन में। Yes, sir. तो अब बताओ एल टी माइनस वन था और टी था, दोनों मल्टीप्लाई किए तो टी की वैल्यू, टी के ऊपर क्या वैल्यू पावर चली जाएगी, 0, 1 माइनस 1 0, Yes, sir. तो एल टी 0 आ गया, यानी कि, या फिर इसको लिख सकते हैं सिर्फ एल, तो सेकंड टर्म के डायमेंशन भी एल हो गए। थर्ड के L बताओ, अच्छा हाफ जो कांस्टेंट वैल्यू उसका कोई डायमेंशन होगा, हाफ का 1/2 का, No, sir. कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, कांस्टेंट और एंगल, एंगल जो होंगे और कांस्टेंट होंगे वो हमारे डायमेंशनलेस होंगे, ठीक है बेटा, इसीलिए वो सप्लीमेंट्री में आ रहे थे। देखो ये भी ध्यान रखो ना, फंडामेंटल से डिराइव्ड होकर डिराइव्ड बनी, बट सप्लीमेंटल की बात हमने कंप्लीटली अलग नजरिए अलग जाके करी। तो यानी कि रेडियन, स्टेरेडियन, थीटा, इन सब के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, एंगल्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। प्लस अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे 0.5 हाफ आ रही थी 1/2, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो इसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो इसको ये लिख लें कि सर थर्ड टर्म डायमेंशनल, एज फार एज डायमेंशनल थिंग इज कंसर्न्ड, तो ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। अब बताओ एक्सेलरेशन का, एल टी माइनस 2, Sir, L0, L T T minus minus 2. और इसको T2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि टाइम का 2 है तो T2 हो गया। Yes, sir. तो अब बताओ T पे -2 और T पे 2, तो क्या हुआ, T 0, है ना। Yes, sir. तो फिर इसका Yes, भी जो डायमेंशन है वो L हो गया। तो अब बताओ फर्स्ट का डायमेंशन भी L है, सेकंड का डायमेंशन भी L है, थर्ड का डायमेंशन भी L है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हुई कि इनकरेक्ट हुई, Sir, correct हुई। करेक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि इट इज सेटिस्फाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, राइट। होमोजेनिटी का मतलब Same. बराबर, राइट, उसको ऐसे समझो, होमोजेनिटी मतलब जैसे हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस होता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को बोलते हैं होमोजेनिटी। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि सिमिलर डायमेंशंस, यानी कि लेंथ लेंथ और लेंथ है यहाँ पे, अगर कुछ और रहेगा तो वो अकॉर्डिंगली डायमेंशन अलग हो जाएंगे। तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ठीक। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे कि जरूरी नहीं, इफ देयर इज जो डायमेंशनल होमोजेनिटी, यानी कि इक्वेशन का ये होना कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, दैट डज नॉट मीन कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगी। फिजिकली मतलब इट शुड कोरिलेट टू सम नेचुरल फिनोमिना अकरिंग इन फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड वो हुआ जहाँ जो इसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना, सब चीजें वही फील कर सकते हैं। अगर उस फिजिकल वर्ल्ड में कोई नेचुरल फिनोमिना अकर कर रहा है तो उसका एक मैथमेटिकल मॉडल हम डिराइव करेंगे, क्या, है ना, किससे, लॉजिक, रीजनिंग,
एक्सपेरिमेंटेशन फिर मैथमेटिकल मॉडल, तो वहां तक आए तो अगर वहां से चीजें डिराइव होती है। बट अगर मैं रैंडमली कोई इक्वेशन लिख दूं तो जरूरी नहीं, अगर वो होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करे, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो करेक्ट इक्वेशन होगी। करेक्टनेस के लिए दो चीज होनी चाहिए, इट शुड कोरिलेट टू सम नेचुरल फिनोमेना इन द फिजिकल वर्ल्ड, प्लस इट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, यानी इट शुड सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक, चलो अब वही यहाँ पे किया हमने, फर्स्ट का एल, सेकंड एल, थर्ड एल। ठीक है बेटा, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करती है। और तो इसका पहला तो स्टेप था कि ये तो कर रही है तो ठीक है। सेकंड ये भी होता है कि इट शुड कोरिलेट टू सम नेचुरल फिनोमिना, तो ये करती है ना, ग्रेविटेशन में हमने देखी है, तो इट इज ऑल्सो अ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन। ये हम जानते हैं क्योंकि हम इसको यूज करते हुए आए हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है, अब आती है बात, अब अच्छा सुनो, अब ये किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो, डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है क्या नहीं है, माइक ऑन करके पूछ लो सीधा। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ तक करेंगे, ये बताएंगे और ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, आज 5 मिनट पहले ड्रॉप कर देंगे। ठीक है सॉरी। यूनिट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब है कि क्या, पहले फिक्स कर देना। मान लो किलोग्राम था, इसके पहले अगर मैं कुछ चीज उठा के फिक्स कर दूं तो वो हो गया प्री फिक्स, राइट। क्या क्या हो सकता है किलोग्राम में, आगे कुछ फिक्स करेंगे तो हमने देखा है ना सर, क्या देखा है, मीटर ले लेते हैं, किलोग्राम में तो किलो लगा हुआ है ऑलरेडी, ग्राम के आगे फिक्स किया है किलो, है ना। ग्राम था, उसके आगे कुछ फिक्स किया तो अलग उसकी वैल्यू चेंज होती चलेगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता चला गया। तो क्या क्या फिक्स करते हैं ग्राम के आगे, अगर किलो फिक्स कर दिया तो किलोग्राम हो गया, अगर Actually, मिली फिक्स कर दिया तो मिलीग्राम हो गया, है ना। अगर डेसी फिक्स कर दिया डी तो डेसीग्राम हो गया। जनरली मिलीग्राम और किलोग्राम में ही अपना निपट जाता है काम, है ना। बट अगर ये अलग अलग देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो डेसी से स्टार्ट करेंगे 1/10 पावर से, और 10⁻24 तक ये जनरली होता है, डेसी सेंटी मिली, यही माइक्रो 10⁻⁻6, ये हमने देखा है, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो और योक्टो। ठीक है, अगर वही चीजें हम बढ़ते हुए मैग्नीट्यूड यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बात करें तो 10⁻1 2 3 4 ऐसे जाएंगे। तो डेका, हेक्टो, किलो, देखो किलो इज मोर वो कि 10⁻3 यूज होती है, फिर गीगा, मेगा, ये सब यूज होते हैं। गीगाबिट्स में होता है डेटा, मेगाबिट्स में हमारी स्पीड होती है, राइट, इंटरनेट की। तो ये सब चीजें हम यूज करते आ रहे हैं जनरल उसमें, तो मोस्टली ये यूज होंगे, गीगा बीटा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, ये सब। तो इतना आपको याद रह जाएगा। बट ये है कि ये भी कोई चीज होती है जिनको प्रीफिक्स बोलते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे पहले भी, राइट। तो नया बेटा डाउट है, हैंड रेज किया है आपने, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, अगर टाइम बचा तो एक क्वेश्चन और करा देंगे। सेम कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा है होमोजेनिटी का, जिस जिस बच्चे को आता है फटाफट सोल्व करो, जैसे ही सोल्व हो जाए हैंड रेज कर देना। हो पाएगा ना, कितने बच्चे कर पाएंगे इसको, यस बोल दो एक बार। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अटेम्प्ट करो बेटा, ठीक है, वेरी गुड।
हाँ पूछेंगे बेटा, अभी हैंड रेज रखो, पूछेंगे। आगे से। कुछ कुछ स्टूडेंट और अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं, 10 सेकंड और वेट करते हैं। देखो अल्फा का तो बहुत इजी है, सीधा सीधा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बीटा का भी निकाल सकते हो इजीली, ट्राई करो। अगर किसी का आधा भी हो जाता है, अल्फा अल्फा निकल आता है, तो भी हैंडल्स कर लेंगे बेटा। कोई स्टूडेंट कर रहा है अभी या करें सॉल्व? चलो हैंड रेज कर लो भाई, जिनका हो गया, जिनका आंसर आ गया वो हैंड रेज करो, पूछते हैं। कार्तिकेय। आवाज आ रही है क्या मेरी? कहाँ गए सब? सर आप इस आंसर बता दो। कंसेप्ट फिर से बता दूं? क्या बोल रहे थे बेटा? किसका आंसर आया था? कुछ स्टूडेंट का तो आंसर आ गया था, तो हाथ ऊपर करो बेटा, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर किसी का डाउट रहा तो वो पर्टिकुलरली सोल्व कर लेंगे। कार्तिकेय ने चैट बॉक्स में डाल दिया ए। ओके, और भी डालो, किसी के आंसर आए तो आंसर डाल दो, चैट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है, v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स टी। तो अब देखो, इसको अगर रीफॉर्मुलेट करें जैसे पहले किया था हमने, तो ये हुआ, हो गया ना, सेम इक्वेशन है, बट उसको इक्वल टू साइन के दूसरी साइड ले गए तो नेगेटिव साइन आ गया, राइट। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज पॉसिबल कब है? ओनली व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन। तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, कि वेलोसिटी में से अल्फा माइनस किया गया, फिर उसमें से बीटा टी माइनस किया गया। अब देखो v तो वेलोसिटी है पता है, टी हमें टाइम पता है। अगर हमें वेलोसिटी के डायमेंशन लिखने हो तो क्या होंगे? एल टी माइनस वन, ये हमने देखा, और टाइम के डायमेंशन टी। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, राइट। अब अब हमें पता है कि वेलोसिटी में अगर कोई चीज ऐड की जा रही है, सब्ट्रैक्ट की जा रही है, तो देन इट शुड हैव द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, कि उसके डायमेंशन वेलोसिटी के जैसे होने चाहिए, अदरवाइज वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है। जैसे लेंथ में मास को ऐड करना वैलिड नहीं है ना? टाइम में मास को ऐड करना वैलिड नहीं है। मैं बोलूं 1 किलोग्राम प्लस 1 सेकेंड, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। अगर मैं बोलूं 1 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, तो बोलोगे सर 4 किलोग्राम हो गया। तो एडिशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन। तो हम वेलोसिटी में अल्फा माइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी में से अल्फा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि अल्फा शुड हैव डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। इसके डायमेंशन वेलोसिटी वाले होंगे, एल टी माइनस वन, सीधा सीधा दिख रहा था ये तो। इसके बाद बीटा। अब पता है कि यार, आप बोल रहे हो कि सर वेलोसिटी में से ही आप बीटा टी माइनस कर रहे हो, तो यानी बीटा टी एज ए होल शुड हैव डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब
अब बीटा के डायमेंशन की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं ना, बीटा के डायमेंशन, मान लो कि एम एक्स एल क्या वाई टी जेड, एक्स वाई जेड मान लिया सम रैंडम वैल्यूज, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके डायमेंशन को, टाइम के डायमेंशन को, टी, राइट। और इसको ये किसके बराबर होंगे, एल टी माइनस वन के बराबर, ये बोला मैंने। तो अब इसको आप सोल्व करो, यहाँ पे दोबारा से एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन, इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, एल में वाई का डायमेंशन और टी में जेड प्लस वन। क्यों? क्योंकि जेड तो ये आया और वन यहाँ से आया, तो जब पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही तो ऐड हो गई। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करें, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, एम जीरो और एक्स, एक्स हुआ जीरो क्योंकि ये जीरो था एम पे, तो यहाँ भी जीरो ही होगा क्योंकि इक्वल हो रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू आई जीरो। वाई की वैल्यू क्या आई, एल पे वन था, वाई पे इधर भी एल पे वन आएगा तो वाई आया वन। और z की वैल्यू क्या आई, यानी कि z प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन, ये हुआ। तो z की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके आएगी z इक्वल्स टू माइनस टू। अब इन तीनों वैल्यूज को x, y और z तीनों को सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे इसमें, जहां पे हमने वो किया था, इमेजिन किया था कि लेट दे बी x, y और z। तो देखो m पे x की वैल्यू जीरो, m जीरो, l की वैल्यू क्या आई वन, y की वैल्यू सॉरी वन, l पे y था, z पे z की t की पावर में z था तो z आया माइनस टू, ठीक है। तो दीज आर डायमेंशंस ऑफ बीटा। तो बीटा के डायमेंशन कौन से हुए, एक्सेलरेशन वाले हो गए, है ना, L1 t माइनस टू। अब ये कोई सा हो रहा है कोई आंसर कि अल्फा के तो थे ये वाले एल टी माइनस वन, तो अल्फा एल टी माइनस वन ये, और बीटा एल टी माइनस टू। तो आंसर क्या है करेक्ट, ए, A. है ना। कितने बच्चों को समझ आ गया, हैंड रेज करो जितनों को आया ये चीज समझ। बहुत लोगों को आ गया भाई, जेन्युइनली हैंड रेज करना, धोखा अपने साथ करोगे। हाँ ठीक है, ठीक है, जितनों को नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ आया जितनों को, थोड़ा बहुत समझ आया, ठीक है, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ आया वो डाउट पूछ लो, बाकी बच्चे ड्रॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का टाइम बचा नहीं है, तो डाउट बताएंगे निकल लेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, शिवानी को नहीं आया, पूछो बेटा। सानिया, सानिया डाउट है क्या, सानिया लेफ्ट, ओके। किसी को स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज माइक ऑन कर लीजिए और पूछ लीजिए। सर एक बार फिर समझा दो तो। हाँ मैं फिर समझा देता हूँ, ठीक है, ये वाला ही क्वेश्चन समझा दूं बेटा, है ना। यस सर यही वाला ठीक है, समझाओ। ठीक, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा एक चीज हमने पढ़ी थी डायमेंशनल होमोजेनिटी, ये आया ना समझ आपको, ये वाला कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है तब सेम डायमेंशन होंगे, है ना। मैं ये नहीं लिख Yes, सकता ना sir. 1 किलोग्राम प्लस 1 सेकेंड इक्वल टू, अब आप बोलोगे सर आप पागल हो गए हो, है ना। या मैं ये बोल सकता हूँ 1 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस 3 4 किलोग्राम, है ना। तो यानी डायमेंशन सेम होना चाहिए, यहाँ सेकंड का डायमेंशन था या मास का था तो इनको ऐड नहीं कर पाए, बट यहाँ मास का था या मास का था तो इनको ऐड कर पाए। तो कोई भी कैलकुलेशन होगा, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन ऑन द बोथ साइड, या हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, रिजल्ट का भी और जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका भी, ठीक। तो ये होता है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको याद रखो। अच्छा ये बताओ सानिया, ये नहीं आप बोल रहे थे ना बेटा, पूछ रहे थे नरेश कुमार से आपने ज्वाइन किया तो, यस सर मानसी। हाँ, मानसी, हाँ ये बताओ आप 1 लीटर में 1 मीटर ऐड कर सकते हो, 1 लीटर में 1 मीटर ऐड कर पाओ,
1 मीटर लेंथ में 1 लीटर वॉल्यूम ऐड कर सकते हो? अच्छा, टाइम में लेंथ ऐड कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं हो पाएगा, निकल गए वो, उनका ड्रॉप हो गया इंटरनेट। ठीक है, तो बेटा ये तो बेसिक बात है, ये नहीं हो सकता। तो यही बात बोलता है होमोजेनिटी का प्रिंसिपल, तो सेम डायमेंशन होना चाहिए, बस यही याद रखो और करते चले जाओ। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था, इसमें v माइनस एल्फा माइनस बीटा टी था। तो अब देखो यहाँ सीधा आपको दिखना चाहिए कि अगर सर ये डायमेंशन वेलोसिटी का है, तो क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये भी वेलोसिटी के डायमेंशन होंगे, जो कि एल टी माइनस वन है, और बीटा टी के भी डायमेंशन वही होंगे, एल टी माइनस वन। ठीक, तो सीधा अल्फा के तो हमें सीधा दिख गए कि भैया सेम होंगे तो यही होंगे, सीधा आंसर खटाक। तो यानी हम लोगों ने 2 ऑप्शन तो पहले ही काट दिए, बी और सी में से नहीं हो सकता। अब बात आई ए और डी, तो देख लो उसके बाद, यानी बीटा टी के एल टी माइनस टू वन हुए, फिर देखे कि सर टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीटा को, उसके बाद एल टी माइनस वन आना चाहिए। तो सीधा है भाई कि बीटा को सर टी से डिवाइड कर लो और टी से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वाला जो है ना वो वेलोसिटी का आएगा। उन वैल्यू को करेंगे पुट, तो यानी कि एल टी माइनस वन को अगर हम टी से डिवाइड कर लें तो डायमेंशन आ जाएंगे किसके, बीटा के, बीटा के। फिर क्या हुआ, एल टी माइनस टू, बस यही तो किया। यानी बीटा टाइम्स टी था, उसको एल टी माइनस वन से इक्वेट कर दिया। अब ये टी नीचे आ गया, नीचे आ गया तो ये डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो एल टी माइनस टू आ गया। बीटा के एल टी माइनस टू, अल्फा के एल टी माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर एक तीसरा करेंगे, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, वी कैन ड्रॉप ऑफ नाउ, अगले क्लास का टाइम हुआ है। चलो।